नमस्कार। जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से आपसे बात कर रहा हूं, आज भी मैं लखनऊ की एक अज्ञात हत्या के बारे में आपको बताऊंगा। कठिन गुत्थी थी, कैसे सुलझी और कैसे हमारी पुलिस ने, हमारे क्राइम ब्रांच के लोगों ने एक बहुत उलझी हुई हत्या की उलझन को सुलझाया था। बात 1 फरवरी 2016 की है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन उस समय नया नया बन रहा था। कुछ एक गाड़ियों का आना जाना उस स्टेशन पर शुरू हुआ था। रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ, यानी जिधर फ्रंट है उधर, चूँकि पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था ये, तो उधर खाली प्लॉट हैं तमाम और बहुत ढेर सारी झाड़ियाँ हैं। उन्हीं झाड़ियों के बीच में एक 21 वर्षीय महिला की लाश पड़ी हुई थी। जिस व्यक्ति ने देखा, राकेश पुत्र राम लखन रावत, विजयीपुर, गांव विजयीपुर, थाना विभूति खंड, इसने थाने पर सूचना दी कि एक नवयुवती की लाश वहां पर पड़ी हुई है। थाने पर उसकी तरफ से ही एक मुकदमा दर्ज किया गया, क्राइम नंबर 75/16, धारा 302, 201, हत्या और हत्या की साक्ष्य को छिपाने का प्रयास। काफ़ी देर तक वहाँ लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने अपना काम शुरू किया, शव का पंचायतनामा मुरतब करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम भी हो गया और अज्ञात शव को नियमानुसार 72 घंटे तक उसका कोई संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उसे रखा जाता है। उसके बाद ही अगर कोई नहीं आता है तो पुलिस के द्वारा उसका दाह संस्कार कराया जाता है। इस बीच पुलिस ने जो हुलिया था, उस हुलिया से उसकी डिटेल तैयार की, जैसे शरीर पर पहने हुए कपड़े, रंग, कद, काठी और उसके अलावा वो फोटोग्राफ। इस हुलिया को सारे थानों पर, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, इन सब जगह जहाँ सूचना पट पर ये सब चिपकाए जाते हैं, चिपकाया भी गया और स्थानीय समाचार पत्रों में एक इस बाबत एक विज्ञापन भी दिया गया कि ये इस तरह की एक अज्ञात लाश गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने झाड़ियों में पड़ी मिली है। यदि किसी को कोई जानकारी हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर सूचित करें। काफ़ी सीनात का प्रयास किया गया। उस लड़की के हाथ में अस्पताल का वीगो लगा हुआ था, जिसके थ्रू आप ब्लड या सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। तो चूँकि गोमती नगर में वो इलाका विभूति खंड थाने में आता है, तो उस वीगो के फ़ोटो के साथ और फिर उस लड़की की बॉडी के साथ सभी अस्पतालों में, अस्पताल कोई 100-200 नहीं हैं वहाँ, जो आसपास के अस्पताल 10-20-50 हैं, वहाँ पर एक टीम भेज के सबको दिखाया गया कि इस तरह की या इस हुलिया की महिला। वीगो की भी लगाने का तरीका है, वीगो लगाते हैं, उसके ऊपर एक टेप लगाते हैं चिपकने वाला, ताकि वीगो अपनी जगह से हिले नहीं। किसी किसी का अलग तरीका है, कभी कभी लोग उसमें पेन से मार्किंग कर देते हैं, तो इस आशा में कि शायद वीगो देखकर कोई हॉस्पिटल का आदमी पहचान जाए कि ये महिला कौन है और इसकी शिनाख्त हो जाए। पर कुछ पता नहीं लगा। तीसरे दिन जो विज्ञापन अखबारों में छपा, जिसमें फ़ोटो छपी, हुलिया छपा, कपड़ा जो पहनी थी वो छपा, उसको देख के एक फ़ोन, जो उस पर नंबर दिए गए थे, उनमें से एक नंबर पर एक शख्स ने फ़ोन किया थाना विभूति खंड में और उनसे बताया कि साहब, आज मैंने फ़ला फ़ला अखबार में एक विज्ञापन देखा है जिसमें एक अज्ञात लड़की का शव मिलने की बात कही गई है। मेरी भी लड़की है जो पिछले 2 दिन से गायब है, 3 दिन से गायब है, और अगर उसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें बताएं। तो एसओ ने वो फ़ोन उठाया था। एसओ ने उनसे पूछा कि आप पहले अपनी लड़की का हुलिया बताएं। उन्होंने अपनी लड़की का हुलिया बताया। एसओ को लगा कि ये हुलिया उस अज्ञात महिला से काफ़ी मिलता जुलता है। उन्होंने फ़ौरन उनसे कहा कि आप कृपा करके विभूति खंड थाने पर चले आएँ। वो सज्जन जिन्होंने फ़ोन किया था वो श्री राम कुमार वर्मा थे। पिताजी का नाम इनके राम गणेश वर्मा, राजीव नगर घोसियाना, थाना पीजीआई, लखनऊ के रहने वाले थे। मूल रूप से ये लोग ग्राम महरिया, थाना वाल्टरगंज, जिला बस्ती के रहने वाले थे। वो लोग वहाँ पर आए थाना विभूति खंड
उनको वो फ़ोटोग्राफ दिखाई गई और पंचायतनामा में जो उल्लेख किए जाते हैं शव के स्थिति के बारे में, उसमें हाथ पैर इनका सबका जिक्र होता है और ये भी जिक्र होता है कि पंचों की राय में इसकी हत्या या इसकी मृत्यु किस तरह से हुई होगी। उसको देख के वो और उनकी पत्नी माधुरी वर्मा, ये दोनों लोग साथ साथ गए थे। उन्होंने देख के बताया कि साहब ये बिल्कुल पूरा हुलिया और फ़ोटोग्राफ, चूँकि थोड़ा पुराना है शव, इसलिए ज़रा सा हल्का सा 5% या 10% डाउट हो रहा है, पर ये शव मेरी पुत्री का ही है। ये पुत्री का नाम उन्होंने बताया सुशीला वर्मा, वाइफ ऑफ विनोद कुमार, रेजिडेंट ऑफ कबरा, यानी उसकी ससुराल का पता था कबरा, थाना मुंडेरवा, जनपद बस्ती। इस पर जब थाने के लोग मुतमईन हो गए कि लगता तो यही है कि ये बॉडी उसी लड़की की है, तो उन्होंने हॉस्पिटल में मॉर्चरी में संपर्क किया कि वो लड़की की बॉडी जो रखी गई थी, क्या उसको कोई किसी ने पहचाना या कोई पहचानने आया, या फिर अभी भी वैसे ही रखी है। वैसे तो 72 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बॉडी वहाँ मौजूद थी। तुरंत थाने की गाड़ी से राम कुमार वर्मा और माधुरी वर्मा को सिपाही, महिला सिपाही और बाकी पुरुष सिपाहियों के साथ भेज दिया गया मॉर्चरी में। मॉर्चरी पे जो इंचार्ज सुपरिटेंडेंट हैं, उनसे कुछ औपचारिकताएं होती हैं मॉर्चरी में रखी हुई डेड बॉडी को देखने के लिए, पहचानने के लिए, क्योंकि पूर्व में कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग किसी बहाने से मॉर्चरी गए शव देखने के बहाने से, और वहाँ ऐसी खुराफात की ताकि प्रोसिक्यूशन में या ट्रायल में उनको लाभ मिल सके। खैर, शव दिखाया गया, वो तुरंत उन लोगों ने पहचान लिया। उनमें कोई किसी तरह की कोई शंका नहीं थी। माँ बाप दोनों ही रोने लगे। और फिर जब वो थाने पर आए तो उन्होंने उनसे जब पूछताछ शुरू हुई कि भाई ये कब से गायब थी, कैसे गायब थी, तो उसने बताया कि 29 फरवरी को 28 है 29 फरवरी को दिन में विनोद का फ़ोन मेरी बेटी के पास आया और उसने कहा कि तुम पैसे के लिए परेशान होती हो, मैंने अपने बैंक अकाउंट का ATM बनवा लिया है, तुम चारबाग रेलवे स्टेशन पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, वहीं मैं तुमको ATM दे दूँगा ताकि तुम आराम से पैसा निकाल लिया करो। ये सुनकर उनकी पुत्री सुशीला तुरंत तैयार होकर चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए चली गई, जहाँ उसे अपने पति से मिलना था और ATM जो वो ले आया था वो उसे लेना था। उसके बाद जब शाम तक पुत्री उनकी लौट के नहीं आई तो उन्होंने शाम को दोनों पति पत्नी दोनों ने, यानी राम कुमार वर्मा और माधुरी वर्मा ने अपने बेटी और दामाद का फ़ोन मिलाया, लेकिन दोनों फ़ोन रिसीव नहीं हुए। बेल जाती रही लेकिन दोनों ही फ़ोन रिसीव नहीं हुए। फिर उन्होंने अपने दामाद का नंबर बताया, थानाध्यक्ष को उसका नंबर बताया। जैसे ही थानाध्यक्ष ने उस नंबर पर मिलाया तो दूसरी तरफ से फ़ोन उठ गया और उनसे पूछा, भाई आप कौन हैं? उनका साहब मैं विनोद कुमार हूँ, मैं फ़ला फ़ला गाँव का रहने वाला हूँ। बोले इस समय कहाँ हो? उनका साहब मैं अपने गाँव में हूँ। तो उसने कहा कि आप गांव में हैं तो आप कृपा करके सीधे विभूति खंड थाने पर चले आइए। उसने पूछा कि सरकार क्या गलती हो गई मुझसे, मुझे थाने पर क्यों बुलाया जा रहा है? थानाध्यक्ष ने कहा, देखो सयाने न बनो, पत्नी की हत्या की है तुमने, तुम आ जाओ, तुमसे पूछताछ करनी है, नहीं आते हो तो मैं फोर्स भेजूंगा, कहाँ तक बचोगे? अभी मैं मुंडेरवा थाने में फ़ोन भी करता हूँ, वहाँ से तुमको लोग लेके आ जाएंगे। उसने कहा, बिल्कुल साहब, कहीं किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं आ रहा हूँ। अभी आपके यहाँ बस यहाँ से जैसे ही बस मिल जाएगी मुझे, मैं सीधे आपके पास पहुँच जाऊँगा। इस बीच में वहाँ जो दूसरे सब इंस्पेक्टर थे उससे बात करते रहे। कोई 5-6 घंटे बाद वो आ गया थाने पर। थाने पर अच्छा, जब थानाध्यक्ष को उसने बताया कि साहब मैं पहुंच रहा हूं, और रोने लगा। उसने कहा कि क्या हुआ, मेरी पत्नी को कैसे मारा, किसने मारा, बॉडी कहाँ है, और साहब अगर बॉडी हो तो आप उसको रोक के रखिएगा, मैं देखना चाहता हूं। इस तरह की बातें उसने बताई। ये बात सुनने के बाद थानाध्यक्ष का माथा घूम गया। उसको शंका होने लगी। शंका होना लाजमी भी था। माधुरी वर्मा के अनुसार पति ने बुलाया था, लड़की उनकी गई थी, और उसके बाद से दोनों का पता नहीं है। पति ये कह रहा है, साहब मैं 4-5 दिन से अपने गांव से निकला ही नहीं हूं, और पुलिस ने धमकाया भी, बुलाया भी, वो फ़ौरन वहां से चल दिया और आ भी गया। इस पर थानाध्यक्ष ने पति पत्नी दोनों को, राम कुमार वर्मा और माधुरी वर्मा को, कहा कि आप लोगों को थाने पर रुकना होगा जब तक कि विनोद वर्मा आ नहीं जाता है।
विनोद जब आ जाएगा हम आमने सामने बात कर लेंगे, हमारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, तभी आप लोग जा पाएंगे। पति पत्नी भी डर गए कि सब पता नहीं पुलिस किधर घुमा रही है। इन दोनों को रोका गया। जब 6-7 घंटे में वो आ गया तो दोनों को आमने सामने बिठा के बातचीत की गई। अच्छा, जब उसने कहा कि साहब मैं गांव से निकला ही नहीं हूं, तो उस नंबर की, जिस नंबर से विनोद की बात एसओ की हुई थी, फ़ौरन उसका सीडीआर निकाला गया और सीडीआर के मुताबिक वो 28 और 29, उसके बाद पहली, ये पूरा समय अपने गांव में ही था। उसकी लोकेशन अपने गांव से कहीं हिली नहीं थी। इस पर नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने माधुरी वर्मा और राम कुमार वर्मा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वहाँ से निकला ही नहीं, ये कैसे चारबाग आएगा, और क्यों चारबाग आपकी बेटी किसी से मिलने गई थी। सुशीला की सीडीआर देखी गई तो जो समय उसकी माँ ने बताया था कि लगभग इस समय वो घर से निकली थी, और उस समय में उसका घर से निकलना उसकी लोकेशन से साबित हो रहा था, चारबाग रेलवे स्टेशन जाना उसकी लोकेशन से साबित हो रहा था, वहाँ से निकलकर फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन आना साबित हो रहा था, फिर हज़रतगंज का लोकेशन फिर से आ रहा था, फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन का आ रहा था, और फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के बाद थोड़ी देर बाद उसका स्टैटिक लोकेशन हो गया, और उस पर कोई फ़ोन बंद तो नहीं हुआ, लेकिन उस पर कोई कॉल नहीं आई थी। अब ये ऐसा कन्फ्यूज़न हो गया कि बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया पुलिस के सामने कि जिसके ऊपर डाउट है वो अपने घर पे मौजूद है, माँ किसी तरह से दूसरी बात मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बेटी मेरे दामाद के बुलाने पर गई थी। तो अब ये ऐसा संकट था, बिल्कुल धर्म संकट जैसा। फिर दोनों को वहीं पर रोका गया, क्राइम ब्रांच के लोगों को बुलाया गया, जो सीडीआर पे जो बहुत दिन भर जो सीडीआर एनालाइज करते हैं। अब तो सीडीआर एनालिसिस के बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। मैंने भी ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर क्राइम ब्रांच को जो हमारे फंड होते हैं उसे ख़रीद के दिया था। उससे आप चाहे 50 नंबर के सीडीआर आपके पास हों, तो जो आपकी क्वेरीज़ हैं आप उनको अगर उस सॉफ्टवेयर में पूछेंगे तो उसका जवाब निकल आएगा। उसको जब सीडीआर एनालाइज करने वाले विशेषज्ञों ने ध्यान से देखा तो देखा कि उस दिन तो ये नंबर, जिस नंबर से विनोद से बात हुई है एसओ की, या जिस नंबर से बात करके उसको यहाँ बुलाया गया, वो नंबर उस पर कभी आया ही नहीं, कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। ये बात पूछी गई माधुरी वर्मा से। आप कहती हैं कि पति का फ़ोन आया था, उसका नंबर ये बताया गया, इस नंबर पर वो उपलब्ध है, ये नंबर उसका उसके गांव में ही था, वो कभी यहाँ आया ही नहीं। तो फिर आखिर किसकी बात हुई? ऐसा तो नहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, लड़की ने आपको गलत बताया हो कि पति का फ़ोन है, और वो बोले साहब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो बिल्कुल विनोद ही था। विनोद से बात हुई, बहुत डिटेल में बात हुई, एटीएम की बात हुई, क्योंकि मैं जान रहा था कि वो बार बार पैसे की बात जब होती थी देने के लिए, तो वो कहता था मैं आके दूंगा या तुम चली आओ। लड़की 1 महीने से मायके में रह रही थी, और जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी वो यही कहता था कि तुम आ जाओ, यहाँ रहो, मैं यहाँ पैसा दे दूँगा, नहीं तो मैं जब आऊँगा तब दे दूँगा। इस पर मेरी बेटी ने ही सुझाया था कि तुम एटीएम क्यों नहीं अपने अकाउंट का निकलवा लेते हो, हमें दे दो, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी तुम पैसा वहाँ से डाला करो, मैं एटीएम से यहाँ निकलवा लूँगी। इसलिए दूसरा आदमी कोई संभव नहीं है, ये हमारा दामाद विनोद ही था। फिर उससे क्राइम ब्रांच के लोगों ने पूछताछ की कि लगभग कितने समय उसका फ़ोन आया था, लगभग कितनी देर में वो तैयार होकर घर से निकली थी चारबाग के लिए। तो उस अंदाज से वो टाइम और क्या क्या बात हुई थी, यानी जो बात हुई थी वो 1 मिनट की थी, आधे मिनट की थी, 1.5 मिनट की थी, या 2 मिनट की, क्योंकि उस बीच में कई कॉल उसमें दिखाई जा रही थी माधुरी के सीडीआर में। लेकिन जो ये टाइम का कैलकुलेशन किया गया कि अगर 1.5 मिनट बात हुई है, उसके 10 मिनट बाद तैयार हुई है, और 10 मिनट बाद वो, तो जो उसके बताए अनुसार माधुरी के, जब उसको कैलकुलेट किया गया तो उसकी बात बिल्कुल सही निकली। ये निकला कि हाँ लगभग इतने समय फ़ोन आया होगा, इतने बजे वो निकली, और पीजीआई जहाँ रहती है वो घोसियाना में, राजीव नगर घोसियाना में, वहाँ के टावर से निकल गई और इतने बजे चारबाग पहुँच गई। तो ये बात तो सही है कि उसको किसी ने बुलाया, चारबाग के लिए बुलाया, और उसकी माँ का कहना है कि उसके पति ने बुलाया था। लेकिन जो नंबर उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था वो नंबर विनोद का नहीं था, एक दूसरा नंबर था, नया नंबर था, जो इसके पहले कभी महिला के यानी सुशीला के सीडीआर में कभी नहीं आया था। उस नंबर का कैफ निकलवाया गया। कैफ उसको कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं।
जब भी आप कोई सिम खरीदने जाएंगे तो आपसे कुछ वो फॉर्मेलिटीज़ कराएंगे, आपका नाम, पता और एक एड्रेस प्रूफ आपसे ज़रूर वो लेंगे। ये एड्रेस प्रूफ किसी भी तरह का हो सकता है। अब तो आधार का बहुत चलन हो गया, उस समय वो ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, अगर पासपोर्ट की कॉपी है, इस तरह से वो लगा के और तब उसके बाद आपको सिम दे देंगे। 2-4 दिन में उसका वेरिफिकेशन होगा और सिम एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो कैफ़ जब निकलवाया गया उस नंबर का, तो वो बहराइच का एक लड़का निकला। फ़ौरन बहराइच पुलिस को बता के उसे उठवाया गया, उससे बातचीत शुरू की गई। ये इतना सब तेज़ी से ये क्रम हो रहा था। सुबह लाश मिली थी और अगले दिन जब उसको पहचाना गया था, उसके माँ बाप आ गए थे, विनोद भी 5-6 घंटे में आ गया। और फिर जब नंबर नहीं मिले रात में, तो नंबर आइडेंटिफाई किए गए, कैफ़ निकाला गया, वो लड़का भी उठ के रात ही में आ गया। थोड़ी देर के बातचीत के बाद ही ये पता लग गया कि इस लड़के का दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। इसका जो एड्रेस प्रूफ है उसका इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि लड़के के पास जो नंबर था उसका भी जब कैफ निकाला गया तो वो उसी नाम से था, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ था और वही ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ था जो इस नंबर का जिसकी हम लोग तलाश में थे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ था। फिर जो सिम जहाँ से एक्टिवेट हुआ था वो एड्रेस भी कैफ में लिखा रहता है, वहाँ पर बस्ती की पुलिस को भेजा गया। तो बस्ती की पुलिस ने बताया कि साहब ये लोग करते क्या हैं कि जिस आदमी को तत्काल किसी सिम की ज़रूरत है, यानी एक्टिवेटेड सिम की ज़रूरत है, और मोबाइल कंपनियों में आपस में गला काट प्रतियोगिता है, तो वो करते क्या हैं कि पुराना जो फॉर्म है, पुराने एक्टिवेटेड सिम के जो फॉर्म हैं वो उन्हीं के पास रहते हैं, उसमें से एड्रेस प्रूफ निकाल लेते हैं। बिजली का बिल हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या और भी चीज़ें हैं वो जो भी एड्रेस प्रूफ में दी जाती हैं, आई कार्ड हो कोई किसी इंस्टीट्यूट का, वो उसमें से निकाल लेते हैं और उससे एक नया उसी नाम का या बदले हुए नाम का एक नया सिम निकाल के एक्टिवेट करा लेते हैं और एक्टिवेटेड सिम को 100-200 रुपये या 100-200 रुपये ज़्यादा में बेच लेते हैं। इसलिए ये किसी दूसरे का जो वो है एड्रेस प्रूफ है वो इसमें लगा हुआ है। बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ये उसके एड्रेस प्रूफ यानी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल इस सिम में किया गया था। खैर, ये सब होने के बाद पुलिस फिर पुनर्मुष्को भव यानी फिर उसी स्थिति में आके खड़ी हो गई जहाँ से उसने शुरू किया था। जबकि इतनी इतनी ज़्यादा उम्मीद थी कि अगर माँ ने बताया है तो ज़रूर इसके पति ने कुछ खुराफात की होगी, पति मिल जाएगा। अगर पति से बात खटक के आई कि दूसरा कोई तीसरे आदमी ने किया है तो वो मोबाइल नंबर था कि वो लड़का मिल जाएगा तो खुल जाएगा। लेकिन फिर हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए, यानी जहाँ पर थे वहीं आकर फिर से खड़े हो गए। काफ़ी माथापच्ची के बाद ये तय हुआ कि रात में ही हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे चारबाग रेलवे स्टेशन की। वहाँ आरपीएफ और जेआरपी के लोगों से संपर्क किया गया, सारे स्टेशनों की सीसीटीवी के बारे में पता किया। फिर जिस टाइम पर वो लड़की पीजीआई से निकली थी उसका एस्टिमेटेड टाइम वहाँ पहुँचने का कितना है, तो उस टाइम स्लॉट में यानी 1 घंटे के भीतर की सीसीटीवी गेट से निकालनी शुरू की। बड़ा टीडियस काम होता है क्योंकि बड़ा बल्क में होता है, डाटा बहुत ज़्यादा होता है। उसको अगर आप फ्रेम टू फ्रेम अगर आप देखें तो कई कई दिन लग जाते हैं किसी आदमी को आइडेंटिफाई करने में। बहरहाल 6-7 घंटे की मेहनत के बाद हमें वो फ्रेम मिल गया जिसमें लड़की वहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन के भीतर आई है और फिर वहाँ से किसी एक प्लेटफॉर्म पर जाकर उसने वेट किया है। चूँकि हम लड़की को फॉलो कर रहे थे इसलिए हम आसानी से उस पर फोकस कर पा रहे थे और फ्रेम टू फ्रेम हम उसकी फ़ोटोग्राफ भी निकाल रहे थे। वहाँ पर वो वेट करती रही। इतनी देर में इंटरसिटी गाड़ी आती है। इंटरसिटी गाड़ी से एक आदमी उतरता है और वो लड़की उस आदमी के साथ हो लेती है और करीबन 15 मिनट के बाद फिर वो चारबाग रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। जो फ़ोटो फ्रेम उसके निकाले गए सीसीटीवी के, उसमें वो आदमी और कोई नहीं, उसका पति विनोद कुमार ही था। अब आप समझ लीजिए कि माथापच्ची करते करते 3 दिन से और सभी का दिमाग गर्म हो चुका था। फ़ौरन वो फ़ोटो फ्रेम ले जाके और सीसीटीवी की उतनी फुटेज लेके और उसे थाने पर पहुँचे जहाँ पर विनोद मौजूद था। विनोद को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई।
फुटेज देखते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। फिर आप समझ सकते हैं कि इतनी देर से घुमा रहा था, झूठ बोल रहा था, और जब सच सामने आया, चेहरा फक पड़ गया। तो जो लोग भी वहाँ उपस्थित थे या जो इससे जुड़े हुए थे, जो बहराइच तक गए या जो फ़ोटो लेके अस्पताल दर अस्पताल घूमते रहे, ये सब इकट्ठा हो गए। फ़ौरन उसको विभूतिखंड थाने के पिछवाड़े ले जाया गया, जहाँ पर पूछताछ कक्ष होता है, और वहाँ शुरुआत ही बहुत अच्छी वाली पूछताछ से हुई। जैसे ही सर्वोच्च गुणवत्ता वाली पूछताछ शुरू हुई, वैसे ही वो टूट गया और उसने पूरा सच उगल दिया। उसने ये बताया कि साहब देखिए, ये लड़की शहर की रहने वाली थी, हालांकि हम एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही ज़िले के, लेकिन ये लड़की शहर में आकर अपने पिताजी के साथ शहर में रहने लगी। शहर की पढ़ी लिखी थी और शहर की आबो हवा इसको ऐसी लग गई थी कि इसे देहात बिल्कुल पसंद नहीं था। पता नहीं कैसे बीच के लोगों ने मिलकर ये शादी तय कर दी और कैसे इनके माता पिता ये शादी करने को राज़ी हुए, क्योंकि मैं सिलाई का काम करता हूँ गांव में, और सिलाई आप समझ सकते हैं गांव में कितने कस्टमर आते होंगे, कितना मैं सिल पाता हूँगा और मैं कितना उससे पैसा कमा पाता हूँगा। पर ये शादी हमसे हो गई। घर पे आई, हम लोगों को लगा कि शायद मजबूरी में आई है यहाँ पर तो सुधर जाएगी, लेकिन फैशनेबल लड़की थी। हर बात पर झगड़ा करना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पैसा मांगना और पैसे के लिए झगड़ा करना। फिर इतना झगड़ा हुआ कि अभी 1-1.5 महीने पहले वो अपने मायके आके रुक गई। मुझे पता था, यानी विनोद ने बताया कि मुझे पता था कि वो 3 महीने की गर्भवती भी है, और वो जब भी पैसा मांगती थी, और ज़्यादातर वो दवाई के बहाने या और कुछ जो खाने पीने में जो चीज़ें ली जाती हैं एक गर्भवती महिला के लिए, उसको उस बहाने वो पैसा मांगती रहती थी। रोज़ रोज़ फ़ोन करके वो पैसों के लिए झगड़ा कर रही थी। मैंने दिमाग में ये बैठाया, बार बार मैं ये ज़िद करता था, तुम यहीं आ जाओ, जो कुछ भी हम कमाते हैं दिन भर वो तुम रखा करो, तुम्हें जो ज़रूरत है उसे पूरा करो। बट वो किसी भी तरह से गांव आने को राज़ी नहीं थी। और बात करते करते उसने कहा कि अब जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तभी मैं गांव आऊँगी, उसके पहले मैं गांव आऊँगी नहीं, और न कभी मुझसे गांव आने के लिए कहना। हमारी जितनी ज़रूरत है, तुम मेरे पति हो, तुम्हें पूरा करना होगा, पैसा चाहे जहाँ से ले आओ, पैसा हमें देते रहो। इसी पर वो बात तय हुई थी कि ठीक है, हम एक एटीएम बनवा देते हैं, एटीएम लेके तुम्हारे पास आएंगे और एटीएम से तुम हमेशा पैसा निकलवा लिया करना। फिर जब रोज़ रोज़ झगड़ा होने लगा तो उसने विनोद ने बताया कि मेरा दिमाग इस पर गया कि कल को जब बच्चा हमारा पैदा होगा तो फिर उसके लिए बहुत ढेर सारा इलाज में पैसा खर्च हो सकता है, हॉस्पिटल में जाने में पैसा खर्च होगा, और फिर उसके बाद घर में जो फंक्शन बरही और छठी के जो फंक्शन होते हैं वहाँ, उसमें भी काफ़ी पैसा लगता है। ये हर बार पैसों के लिए झगड़ा करेगी और हम इतना नहीं कमा पाते हैं कि हम अभी से इतना इकट्ठा कर लें कि बच्चे के पैदाइश के बाद होने वाले फंक्शन में इतना हम पैसा खर्च कर सकें या अपनी पत्नी को इतना पैसा दे सकें। इसी उधेड़ बुन में मैंने ये डिसाइड किया कि अब इसको अपने रास्ते से हटाना होगा। इसको अगर हम मार देंगे तो बच्चा भी मर जाएगा, ना ये पैसा मांगेगी, ना बच्चा पैदा होगा, ना बच्चे की पैदाइश के बाद होने वाला खर्च हमको वहन करना पड़ेगा। इसने दिमाग लगा के एक नया सिम खरीदा, अपना मोबाइल फ़ोन घर पे छोड़ दिया, एक नया सिम और एक पुराना मोबाइल फ़ोन लिया, अपनी मोटरसाइकिल को बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर दिया और वहाँ से इंटरसिटी पर चारबाग आ गया। अपने नए नंबर से उसने टेलीफ़ोन करके अपनी पत्नी को बताया कि मैंने सिम वो तैयार कर लिया है, सिम मुझे मिल गया है, मैं बैंक से सिम ले आया हूँ और तुम चारबाग रेलवे स्टेशन आके अपना सिम मुझसे ले लो, जब तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत पड़े वो तुम पैसा उससे निकाल सकती हो। वहाँ से वो चारबाग आया, चारबाग में 5-7 मिनट इधर उधर प्लेटफॉर्म पे घूमे, कुछ खाया, उसके बाद वहाँ से निकल कर पॉलिटेक्निक पहुँच गए। पॉलिटेक्निक चौराहे से ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन आ गए। वो देने के लिए उसको एटीएम, एक फ्रॉड, फेक या झूठा ऐसा एटीएम जो काम नहीं करता है, वो उसने अपने जेब से निकाल कर दिया कि ये एटीएम बैंक वालों ने दिया है। और उसका एक पिन नंबर के बारे में उसने पूछा कि पिन नंबर दे दो,
अभी इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कुछ पैसा निकाल लेते हैं, कुछ शॉपिंग हमें करा दो। उसने कहा नहीं, पिन अभी नहीं आया है, पिन जैसे ही आ जाता है मैं तुमको फ़ोन से बता दूंगा, तब तुम पैसा निकाल लेना। उसके मन में शैतान था, इसलिए वो टाइम बाई कर रहा था, टाइम ले रहा था अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। जब एटीएम कार्ड उसको मिल गया, वो थोड़ा खुश भी हुई, और इसी बीच में उसने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो और तुम्हें जो है अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ करना पड़ेगा, अभी हम चलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है। वो फ़ौरन एक टैक्सी करके उसे ले गया। पास में कोई हॉस्पिटल दिखाई पड़ा। पत्नी ने कहा कि तुम पहले यहीं हमारी दवा करा दो। बोले यहाँ बहुत पैसा लगेगा, हम सरकारी अस्पताल में चलेंगे। वहाँ से लेके उसको वो सिविल हॉस्पिटल गया, जो हज़रतगंज चौराहे के पास है। सिविल हॉस्पिटल में उसको ड्रिप्स 2 बोतल उसको सलाइन वाटर यानी ड्रिप चढ़वाई, जिसका वीगो उसके हाथ में लगा हुआ था। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो 3-4 घंटे में उसको डिस्चार्ज करा के फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन ले आया। उसने ये बताया कि रात में 12 बजे 12:30 बजे कोई गाड़ी है जिससे हम लोग चलेंगे, जिससे हम चले जाएंगे, तुम अपने घर चली जाना। जबकि गोमती नगर रेलवे स्टेशन से उस समय वहाँ जाने के लिए कोई गाड़ी उपलब्ध या आती नहीं थी। वहाँ ये लोग बैठे बात करते रहे। जैसे ही शाम का टाइम हुआ, कुछ थोड़ा बहुत कभी मूंगफली लाके कभी कुछ लाके वो खिलाता भी रहा, ये प्रिटेंड करने के लिए कि मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर में उसने लड़की ने, उसकी पत्नी ने शौच जाने की इच्छा व्यक्त की। ये दोनों गोमती नगर जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेशन था वहाँ के वॉशरूम में जाके देखा, लेकिन वो बहुत गंदा था। इस पे उसने कहा, विनोद ने कहा कि इससे बढ़िया तुम यहाँ सामने ही सब इतने खेत हैं, यहाँ आराम से शौच कर लो, तब तक गाड़ी आ जाएगी, हम लोग निकल जाएंगे। उसने कहा बाहर बिल्कुल अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है वहाँ जाने में। बोले चलो हम भी चलते हैं। वो आगे आगे गई, ये पीछे पीछे थोड़ी दूर पर था। जैसे ही वो शौच के लिए उन झाड़ियों के बीच में बैठी है, ये एकदम से पीछे से गया और उसके दुपट्टे से उसका गला कस दिया। थोड़ी देर तक वो छटपटाती रही, लेकिन जिसके बाद जब वो ढीला पड़ने लगी तो पूरा दुपट्टा निकाल के उसके मुंह में ठूस दिया। आधे घंटे या करीब पौन घंटे तक उसका ये कहना है विनोद का कि मैंने वहाँ इंतज़ार किया कि इसकी शरीर में कोई हरकत तो नहीं हो रही है। नज़दीक जाके पैर से उसके शरीर को हिला डुला के भी देख लिया, और वो जब ये कन्फर्म हो गया कि वो मर गई, तो वहाँ से वो सीधे रेलवे की पटरी पर आ गया। वो सिम अपनी मोबाइल से निकाला, सिम को अलग और बाकी पुराने उस सेट को अलग रेलवे की पटरी पर रख दिया। वहीं वेट करता रहा। कोई मालगाड़ी पास हुई, उसने जाके मौके पर देखा कि उसके टुकड़े टुकड़े चूर चूर हो चुका है। कभी कोई उसके बारे में पता नहीं कर सकता। फिर वहाँ से आराम से उठा, बस अड्डे पहुँचा, बस्ती की गाड़ी पकड़ी, मुंडेरवा अपने घर चला गया। इतनी इतनी बात बताने के बाद फिर वेरीफाई करने के लिए जो चीज़ें थीं, एक वेरिफिकेशन तो चारबाग रेलवे स्टेशन पे हो गया था, दूसरा वेरिफिकेशन एक टीम भेज के सिविल हॉस्पिटल में कराया गया, जहाँ रजिस्टर में इनकी एंट्री थी, जहाँ सीसीटीवी में इनकी फ़ोटोग्राफ थी कि ये वहाँ आए थे, सलाइन वाटर चढ़वाया था और फिर वहाँ से ये चले गए थे। वो सिम जो और मोबाइल फ़ोन जहाँ पर इसने रेलवे पटरी में फेंका था, वहाँ पर तलाश किए गए तो पुराने टुकड़े और ख़ासकर बैटरी का पिचका हुआ, चूँकि वो ड्राई सेल होते हैं उस तरह के, जिसमें पेस्ट या जैसे कहते हैं कि ड्राई लिक्विड टाइप का मटेरियल भरा होता है, तो वो चिपक तो गई थी बैटरी, लेकिन वो बिल्कुल छिन्न भिन्न नहीं हुई थी। बाकी उसकी बॉडी चूँकि प्लास्टिक की होती है, वो सब तो बिल्कुल चूर चूर हो गई थी, लेकिन बैटरी चिपकी हुई, बहुत बड़े साइज़ की चिपकी हुई पतली सी किनारे मिली, जिसमें उसकी जो पीछे चिपकी होती है ब्लैक कलर की, जिसमें IMI नंबर और ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी मिल गया, जो एविडेंस के लिए पर्याप्त था। हालांकि उसमें सारे अक्षर साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन रिकन्स्ट्रक्ट करने पे IMI के वो सभी 15 लेटर्स उसमें साफ़ हो गए या मिल गए, और वो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस तरह से इस बहुत ही इस अज्ञात हत्या की गुत्थी सुलझाई गई। अब देखिए कि एक लड़की जो पूरी तरह से शहर की होके रह गई थी, यहीं पढ़ी लिखी और BA किया था उसने, और यहीं के आबो हवा में पली,
और अचानक उसकी शादी घोर देहात जहाँ बिजली का भी संकट है वहाँ कर दी गई। क्यों की गई, कैसे की गई, ये तो न तो पूछा हम लोगों ने, न इसको जानने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ये इस तरह का बेमेल विवाह करने के बाद जो हश्र हुआ इस संबंध का, इस विवाह का, उस लड़की का या उस लड़के का, वो सबके सामने है। कल मैं फिर इसी तरह एक और अज्ञात हत्या के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अब एक दो ही और केसेस इस तरह के बता के लखनऊ की अपनी पोस्टिंग को वाइंड अप करूँगा, क्योंकि ये अब ज़्यादा हो रहा है। वैसे घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब इसको करके अगली पोस्टिंग पर हम लोग स्विच ओवर करेंगे ताकि थोड़ा सा चेंज हो। जितनी इम्पॉर्टेंट घटनाएं थीं अज्ञात मर्डर की वो बता दी, बाकी तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, तमाम पॉलिटिकल रैलियों में कुछ सिचुएशन हुई थी जिसका जिक्र करने में ये बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज़ मैंने अपनी इस दरमियान में की थी इस पोस्टिंग में कि यहाँ पर आत्महत्याएं उस समय में बहुत बड़ी संख्या में हुई थी। क्योंकि इनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था तो ज्वाइन करते ही पिछले और पोस्टिंग की तरह यहाँ पर मैंने हर आत्महत्या में एक प्रोफार्मा भरने के लिए थानों से कहा था। तो लगभग 300 आत्महत्याएं वो हुई थी जिसको मैंने जिला सांख्यिकी अधिकारी से उसका एनालिसिस कराई थी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को भी जाना। तो जिस दिन मैं लखनऊ से संबंधित अंतिम पार्ट आपको बताऊंगा, उस दिन मैं सिर्फ इन आत्महत्याओं के बारे में और इसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कराई थी उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।